हेलो गाइस। तो ऑल टीच के चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टाइन रिंग के बारे में। आइंस्टाइन रिंग्स को समझने से पहले आइंस्टाइन रिंग को समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जो आइंस्टाइन ने दी थी। उसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वैसे इसको बोलते हैं बस रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पूरा नाम होता है थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। पहले समझना होगा कर्वेचर क्या होता है। कर्वेचर क्या है, स्पेस टाइम क्या है, स्पेस टाइम क्या है, कर्वेचर क्या है, स्पेस टाइम क्या है। ठीक है, कर्वेचर और स्पेस टाइम समझ जाने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। और इसके लिए एक साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आप लोग को, ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की बात करते हैं अभी। इससे पहले कर्वेचर, स्पेस टाइम, ग्रेविटी, इन तीनों कॉन्सेप्ट को अगर आप जोड़ेंगे तब आप लोग का एक थ्योरी निकल के आएगी, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग को आइंस्टाइन रिंग को समझने के लिए बस हम छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे। उसको आप लोग समझ गए तो आप लोग को आइंस्टाइन रिंग समझने में बहुत आसान होगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी लिख लीजिएगा, जनरल रिलेटिविटी, रिलेटिविटी। ठीक है, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। अगर ये तीन कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप लोग को थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी होंगे। ठीक है, समझते हैं। इससे पहले कर्वेचर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कर्वेचर है क्या। ठीक है, आप लोग देखते होंगे, आप लोग जब ग्राफ खींचते हैं तो एक पैराबोला आता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक पैराबोला ग्राफ खींचते हैं इस तरह से, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, एक पैराबोला बनता है। तो क्या है, ये कर्व है। क्या है, कर्व है। ठीक है, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे और x पे। आप लोग ये जो जानते हैं कि डिपेंड किस पे करता है, ओनली वैसे तो ओनली x पे डिपेंड करता है, क्योंकि x में वैल्यू भरते हैं तो y अपने मन में निकल जाता है और ये कर्व बनता है। तो मतलब टोटली अगर देखा जाए तो ये x और y पे डिपेंड कर रहा है। अगर x हम अपने से भरें तो y अपने मन में वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इन दोनों पे डिपेंड करता है। तब x y वैल्यू बढ़ाएंगे घटाएंगे कैसे, तो जैसे जैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे वैसे वैसे कर्व घटेगा बढ़ेगा। अगर इस वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इस तरह से इधर की ओर बढ़ेगा, इधर की ओर बढ़ेगा। इसको घटाएंगे तो इधर की ओर घटेगा, इधर की ओर घटेगा। एक कर्व प्राप्त होता है। वैसे 3D में ये एक्स वाई जेड 2D प्लेन था। अब 3D में अगर आप लोग आएंगे किसमें, 3D में, तो 3D में क्या होगा, एक मान लीजिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो इसका नाम स्फीयर, एक गोला का इक्वेशन है। गोला 3D में होता है, जैसे फुटबॉल एक गोला है, तो 3D में उसका इक्वेशन है। ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है वास्तविकता में, एक्स पे, वाई पे और जेड पे। अगर इन तीनों की वैल्यू बदली जाए तो गोला जो है वो बड़ा छोटा छोटा, अगर ये तीनों छोटे 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 तो गोला इतना चुका, और बड़ा 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 तो इतना बड़ा गोला। ठीक है, तो किन किन पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड। तो ये होता है 3D। 3D को बोलते हैं हम लोग स्पेस। स्पेस किसको बोलते हैं, 3D को। 3D का मतलब कोई भी चीज जो तीन चीजों पे एक्स वाई और जेड, इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है उसे बोलते हैं 3D। तो एक्स वाई जेड, अच्छा 3D मतलब एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, 3D बन जाएगा। और 3D में हम सभी जो है, हमारा जो शरीर होता है वो 3D में होता है। लेकिन आप लोग किसी को सामने से देखेंगे, जैसे आप लोग मुझे सामने से देख रहे हैं तो आप लोग मुझे 3D नहीं देख रहे हैं, आप लोग मुझे 2D में देख रहे हैं। 3D का मतलब होता है वो पूरा का पूरा होल पर्सन दिखाई दे आपको सामने से। तो सामने से आप कभी भी 3D कोई चीज नहीं देख सकते हैं, आप हमेशा उस चीज का 2D विजुअलाइजेशन करते हैं, 2D ही देखते हैं। ठीक है, तो 3D जो तीन चीजों पर डिपेंड करे, एक्स वाई जेड। अगर आपको ऐसे कहीं पर भी ऐसे बना दिया जाए, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड, तो ये 3D पे यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जो 3D में होगा, तो वो किस किस पे डिपेंड करे, एक्स वाई जेड। तो उसी 3D को ही हम लोग बोलते हैं स्पेस। ठीक है, तो कर्वेचर समझ में आ गया। कर्वेचर क्या होगा, अगर आप लोग इसका ग्राफ खींचेंगे एक्स वाई एंड जेड करके, इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक गोला मिलेगा। देखिए अभी हम 2D बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में गोला होगा कैसा, 3D। तो ये कर्व बनता है, क्या बनता है, ये एक कर्व बनता है। इसी कर्व को बोलते हैं कर्वेचर। इसकी जब लंबाई ली जाती है तो इसको बोलते हैं कर्वेचर। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को, क्या कर्व है, जब कर्व बनता है तो उसकी जब लंबाई ली जाती है, जो कर्व बनता है उसी को बोलते हैं कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्व कितना है, इसी को बोलते हैं कर्वेचर। ये कितना ज्यादा है, अगर ये जो कर्व बना है
अगर ये ज्यादा फैला हुआ है मतलब ऐसे है तो इसका कर्वेचर कम है, लेकिन अगर ये ज्यादा मतलब दब जाए, जैसे ज्यादा दब जाए तो इसका कर्वेचर ज्यादा है। कर्वेचर का मतलब रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, इसमें यहाँ से थोड़ा सा ही होगा, क्योंकि यहाँ से खींचा जा सकता है। प्रकार लेंगे तो ऐसे धड़ाक से खींच देंगे, लेकिन इसको खींचने के लिए आपको प्रकार को बड़ा करना पड़ेगा और फिर ऐसे खींचेंगे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कर्वेचर समझ में आ गया क्या है? कर्व का जो रेडियस होता है उसी को बोलते हैं कर्वेचर। देखिए इसमें कर्व का रेडियस ज्यादा है तो कर्वेचर इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। कर्वेचर समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्पेस टाइम की। आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह बात बताई कि जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, ये स्पेस, ये भी सब स्पेस ही है, लेकिन हम वास्तव में बात करें उस स्पेस की, अंतरिक्ष की। तो स्पेस मतलब जो ब्रह्मांड है वो 3D में नहीं 4D में है। किसमें है? 4D। हमने अभी आपको बताया कि स्पेस क्या है, 3D कॉन्सेप्ट, और उसके साथ अगर टाइम को जोड़ दिया जाए, मतलब एक्स वाई जेड के साथ टाइम हो जाए तो ये हो जाता है 4D, ये 3D और चौथा है 4D। इसी को बोलते हैं स्पेस टाइम, स्पेस एंड टाइम, ठीक है, स्पेस टाइम। तो बढ़िया है, स्पेस टाइम हो गया ना। अब बात करते हैं ग्रेविटी की। न्यूटन ने क्या बताया था? ग्रेविटी क्या है? जब दो मास वाले ऑब्जेक्ट, मास का मतलब जब दो वस्तु हो, उनके पास ज्यादा से ज्यादा द्रव्यमान हो, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचने की क्षमता रखते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आपने पढ़ा होगा G m/r²। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नॉर्मल है, न्यूटन का दिया हुआ नियम है कि जब किसी के पास m द्रव्यमान है, किसी के पास छोटा m द्रव्यमान है, तो उनके पीछे जो फोर्स लगेगा वो इसके बराबर होता है। तो उन्होंने बताया कि ग्रेविटी क्या है? फोर्स है। लेकिन आइंस्टाइन के हिसाब से क्या था कि 3D में, जैसे 4D स्पेस एंड टाइम में, स्पेस एंड टाइम में ग्रेविटी क्या है? एक कर्व है, एक कर्वेचर है। जैसे आप लोग एक झूला देखे होंगे, दो पेड़ों के बीच ऐसे लटका दिया जाता है, देखे हैं? ऐसा झूला देखे होंगे आप लोग, उस पर एक हल्का बॉल रखिए तो क्या होगा? धीरे धीरे ऐसे, धीरे ऐसे होगा, ऐसा होगा, ऐसा एकदम हल्का होगा, ऐसा ही ना बनेगा कर्व। उस जब बॉल को उस झूले पे रखेंगे, हल्के वाले बॉल को, तो ऐसा ही कर्व बनाएगा और इस तरह से धीरे 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 इधर की हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए टाइम क्या होगा? कुछ ना कुछ टाइम इसके लिए लगेगा, मान लीजिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें टाइम ठीक ठाक होगा। अब इसी को एक और एक ऐसे ही झूले पे एक भारी बॉल रखिए, भारी का मतलब एक बड़ा बॉल रखिए, तो होगा क्या? अब ये जाएगा तो तेजी से, यहां से जाएगा तेजी से, और एक ऐसा गड्ढा बना देगा, एक ऐसा गड्ढा बना देगा, बनाया गड्ढा, गड्ढा बनाया। अब ये यहां से यहां तक चढ़ने में से टाइम लगेगा, क्या लगेगा? टाइम। इसी को नाम दिया गया था टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन मतलब थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है। तो यहां से तो ये तेजी से जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे आते आते वो चीज धीमी हो जाएगी। लेकिन इस वाले में देखिए, यहाँ से जाएगा बॉल तो जिस तरह से जाएगा उसी तरह से थोड़ा सा कम में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आई तो अब इसको ऊपर चढ़ने में टाइम तो लगेगा। यहाँ पे टाइम कम लगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पे ये एक भारी वस्तु है तो यहाँ पे ग्रेविटी भी काम करेगी कि भारी है, न्यूटन के हिसाब से भारी थी, आइंस्टाइन के हिसाब से भी ये भारी ही है। और लेकिन यहाँ पे जो ये बन रहा है ये कर्वेचर बन रहा है। तो ये 3D में जब देखेंगे आप लोग, 3D प्लस टाइम में देखेंगे। 3D प्लस टाइम को क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि जब मैसिव ऑब्जेक्ट है ना, तो वो जो कर्व बन रहा है, वो ज्यादा डाउन में चला जा रहा है, मतलब इसकी त्रिज्या यानी कर्वेचर क्या हो जा रहा है? ज्यादा हो जा रहा है। तो स्पेस, जब स्पेस और टाइम देखेंगे, जब टाइम को हटा देंगे तो स्पेस में क्या लौकेगा? ये कर्व लौकेगा, सीधा सिंपल कर्व लौकेगा। लेकिन जब आप लोग टाइम को इसमें जोड़ देंगे, तो अभी आपको कर्वेचर लौकेगा। और कर्वेचर दिखेगा कैसे? देखिए इसमें कम टाइम लगेगा और इसमें नॉर्मल टाइम लगेगा, जैसा लगता है इस तरह से जाएगा, इस तरह से वापस चला जा सकता है। लेकिन इसमें अगर ये एक बार इसमें आ गया तो वापस इसको चढ़ने में टाइम लगेगा। तो ये टाइम डायलेशन इसी को बोलते हैं। तो टाइम लगेगा। तो जो जो आइंस्टाइन ने क्या बताया कि जो ग्रेविटी है वो 3D ना होकर 4D में है। 4D का मतलब इसमें टाइम भी लगता है। और 4D में क्या है? एक कर्व है, जो अगर जिसके पास ज्यादा द्रव्यमान होगा वो ज्यादा कर्वेचर बनाएगा,
अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो ये और धसेगा और ये और पास में आएंगे, ठीक है। और इसके पास एक बगल में एक और छोटा सा द्रव्यमान वाला है, तो इसके पास भी कर्वेचर बनेगा 3D में, 3D में कर्व बनेगा। और इसके पास भी कर्व बन रहा है, लेकिन इसके पास ज्यादा कर्वेचर है। तो ये जो कर्व है और ये जो कर्व है, ये इस कर्व के आसपास घूमेगा। इसके खुद का कर्व होने की वजह से ये थोड़ा सा धसा रहेगा, और ये खुद धसा हुआ है, तो इस कर्व में ये चक्कर लगाते रहेगा। यही कारण है सूर्य जो अपने आसपास ज्यादा द्रव्यमान होने की वजह से ज्यादा धसा हुआ है, और पृथ्वी भी धसी हुई है लेकिन थोड़ी सी धसी हुई है। तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके कर्व की वजह से वो इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। क्यों? क्योंकि कर्व इसके इस तरह से चारों ओर से इस तरह से झूले की तरह से। तो उसमें आप अब एक छोटी सी गेंद डालेंगे तो वैसे ही घूमता रहेगा बेचारा, खुद को लिए हुए, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी क्या है, उन्होंने सीधे बताया। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिखाया है कि स्पेस टाइम में जो ग्रेविटी है वो एक कर्व होती है, आप लोग देखिए कैसे कर्व होती है। अब बात करते हैं आइंस्टाइन रिंग की। आइंस्टाइन रिंग की ठीक है। आइंस्टाइन रिंग क्या है? देखिए, जो नासा है और कैनेडियन स्पेस एजेंसी और साथ ही साथ एक और स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन 3 स्पेस एजेंसियों ने मिलकर एक टेलीस्कोप का निर्माण किया जिसका नाम है JWST, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। ये अंतरिक्ष में है। ये कितना दूर देख सकते हैं? 12 बिलियन लाइट ईयर दूर देख सकते हैं। लाइट ईयर कितना बिलियन? 12 बिलियन लाइट ईयर। एक लाइट ईयर कितना होता है? ये दूरी है, लाइट ईयर का मतलब दूरी है। एक लाइट ईयर कितना होता है? जो प्रकाश है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। कितना? 3 लाख किलोमीटर। तो वही प्रकाश 1 साल में जितना दूरी तय करती है, जितना दूरी, वो 1 लाइट ईयर के बराबर होती है। और कितना लाइट ईयर देख सकता है? टोटल 12 बिलियन लाइट ईयर। आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इसको अंतरिक्ष में रखा गया है किस लिए? दूर दूर की गैलेक्सीज को पहचानने के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक गैलेक्सी है या कोई बहुत मैसिव, मतलब बहुत ज़्यादा द्रव्यमान वाला कोई भी गैलेक्सी हो सकती है, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, मतलब गैलेक्सियों का समूह हो सकता है, या ब्लैक होल्स हो सकता है। और इसके पीछे भी एक गैलेक्सी है छोटी सी, ठीक है, एक छोटी सी गैलेक्सी है। तो होगा क्या? इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ना कह के कर्वेचर की वजह से, जो ये कर्वेचर, ये डिस्टॉर्शन कहलाता है। डिस्टॉर्शन मतलब विक्षेपित करने वाला। तो यहाँ से जो लाइट चली वो इसके ग्रेविटेशनल कर्वेचर की वजह से वो इस ऑब्जर्वर को इस तरह से टेढ़ा दिखाई देगी। यहाँ से भी वही लाइट इसको टेढ़ा दिखाई देगी। तो होगा क्या? लाइट वास्तव में तो आ तो यहाँ से रही है, लेकिन इसको दिखेगी किधर? इसको दिखेगी यहाँ पर, एक मतलब यहाँ पे पीछे नहीं दिखेगी, इसको सामने से दिखेगी कि इसको सामने से यहाँ से आ रही है लाइट, और इसको एक रिंग जैसा दिखेगा। रिंग जैसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से इसकी लाइट चली, यहाँ से भी चली, तो इसके साथ साथ इसकी भी कुछ लाइट, इसकी इस वाले मैसिव गैलेक्सी की या ब्लैक होल की भी कुछ लाइट इसको इसमें शामिल हो जाएगी। जो इसकी जो लाइट है वो इसके रिंग की तरह दिखेगी, और इसमें ये जो यहाँ से जो लाइट चली है वो इसके बीच में आ जाएगी, वो इसके बीच में आ जाएगी, वो इसके बीच में आ गई। और इससे जो चली लाइन थी वो यहाँ से भी कुछ आई लाइट्स, यहाँ से भी कुछ लाइट्स आई। तो ये लाइट्स कहाँ दिखाई देगी हमें? इस रिंग पे, मतलब थोड़ा सा बड़ा रिंग होगा, हम छोटा दिखाए हैं। इस लाइट की जो रिंग है वो इस तरह से बनेगी, और इसमें छोटी सी गैलेक्सी दिखाई देगी। और जो रिंग दिखाई देती है इसी को नाम रखा गया आइंस्टाइन रिंग। और आइंस्टाइन रिंग बनने का एक बहुत परफेक्ट जरूरत होती है कि तीनों अलाइनमेंट में हो, तभी बहुत बढ़िया आइंस्टाइन रिंग बनती है, वरना ये धुंधला बनती है। अगर ये ऊपर हो गया या नीचे हो गया तो ये धुंधला बनेगी। आप जान सकते हैं कैसा कारण हो सकता है, ठीक है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।